दूसरा विश्व युद्ध। सोचिए, एक ऐसा दौर जब पूरा यूरोप नाजी खौफ के साए में जी रहा था। पोलैंड का शहर वारसा, जहां जिंदगी लगभग थम सी गई थी, और उसी शहर के बीचों बीच मौत का एक इंतजारगाह बनाया गया था, वारसा गेटो। ये गेटो असल में एक खुली जेल थी। यहाँ 4 लाख से ज्यादा यहूदियों को एक ऐसी छोटी सी जगह में ठूंस दिया गया था जो मुश्किल से 25,000 लोगों के लिए बनी थी। ये कोई रहने की जगह नहीं थी, ये तो बस मौत की एक लंबी लाइन थी। जिंदगी जिंदगी का मतलब यहाँ था सिर्फ भूख, बीमारी और नाजियों का बेरहम जुल्म। ये गेटो सिर्फ दीवारों से घिरा एक इलाका नहीं था। नहीं, ये धीमी मौत देने का एक सोचा समझा तरीका था, जहां हर गुजरता दिन जिंदगी पर भारी पड़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, घने अंधेरे में ही उम्मीद की एक छोटी सी लौ सबसे ज्यादा चमकती है। और यहाँ वो लौ थी एक औरत की शक्ल में। एक ऐसी औरत जिसके पास ना कोई बंदूक थी, ना कोई फौज। उसके पास था तो सिर्फ एक दिल, जो शायद डरना भूल चुका था। उसका नाम था इरीना सैंडलर। तो ये इरीना सैंडलर थी कौन? वो वारसा के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक 30-ईयर-ओल्ड पोलिश सोशल वर्कर थीं, और उनकी यही नौकरी उन्हें एक मौका देती थी, खाने पीने और दवाइयों के बहाने गेटो के अंदर जाने का। तो ये जज्बा आया कहाँ से? ये आया था उनके पिता से। वो एक डॉक्टर थे और गरीबों का इलाज करते करते ही एक बीमारी की वजह से गुजर गए। उन्होंने ही इरीना को सिखाया था कि इंसानियत ही सबसे बड़ी पूजा है, और यही एक लाइन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो जब गेटो बना, इरीना को पता था कि सिर्फ दवाइयाँ और खाना काफी नहीं है, उन्हें कुछ और करना होगा। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे खामोश पर शायद सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन। जाहिर है, इतना बड़ा काम अकेले तो हो नहीं सकता था, तो इरीना ने ज़गोटा नाम के एक अंडरग्राउंड ग्रुप से हाथ मिलाया। अंधेरे कमरों में मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में गुप्त बैठकें होतीं, जहां एक ही सवाल था, इन बच्चों को इस मौत के कुएं से बाहर कैसे निकाला जाए। इसके लिए नकली पहचान पत्र बनाए गए और सुरक्षित ठिकानों का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मिशन असल में काम कैसे करता था। जितने भी तरीके अपनाए गए, वो सब खतरे से भरे हुए थे। मतलब हर रास्ते पर मौत खड़ी थी, लेकिन इरीना और उनके साथियों ने हर तरीके को आजमाया। तरीके, सच कहूं तो दिल दहला देने वाले थे। बच्चों को बीमार या यहाँ तक कि मृत बताकर एम्बुलेंस में ले जाया जाता। छोटे बच्चों को औजारों के बक्सों और बोरियों में छुपाया जाता था, और उनके रोने की आवाज को दबाने के लिए कुत्तों को खास ट्रेनिंग दी गई थी कि वो उसी वक्त भौंकें। कुछ बच्चों को तो शहर के नीचे गंदे सीवेज पाइपों के जरिए भी बाहर निकाला गया। हर एक बच्चे को एक नया नाम, एक नई पहचान दी जाती थी। और सोचकर देखिए, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी नवजात बच्ची को इरीना के हाथों में देते हुए बस इतना कहा होगा, इसे जिंदा रखना, चाहे ये मुझे भूल ही क्यों ना जाए। ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये इंसानियत की सबसे बड़ी कुर्बानियों में से एक था। तो इस हिम्मत का, इस पूरी कुर्बानी का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक नंबर, 2,500। जी हाँ, इरीना और उनके नेटवर्क ने 2,500 मासूम जिंदगियों को मौत के मुंह से बाहर निकाला था, और हर एक जान बचाना एक पूरी जंग जीतने के बराबर था। पर इरीना के लिए मिशन यहाँ खत्म नहीं हुआ था। वो जानती थीं कि इन बच्चों की जान बचाना तो सिर्फ आधा काम है। उससे भी बड़ा काम था उनकी असली पहचान को बचाना, ताकि युद्ध के बाद अगर मुमकिन हो तो वे अपने परिवार से दोबारा मिल सकें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। हर बच्चे का असली नाम और उसका नया नाम कागज की छोटी छोटी पर्चियों पर लिखा जाता। फिर इन पर्चियों को कांच की बोतलों में बंद करके एक दोस्त के बाग में लगे सेब के पेड़ के नीचे दफना दिया जाता। ये जमीन के नीचे दबा नामों का एक गुप्त खजाना था। लेकिन अच्छाई पर बुराई की नज़र पड़ ही जाती है। अक्टूबर 1943 में नाजियों की खुफिया पुलिस गेस्टापो ने इरीना को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पावियाक जेल में भयानक टॉर्चर किया गया। उनके पैर और हाथ की हड्डियां तक तोड़ दी गईं, पर उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने एक भी बच्चे या साथी का नाम नहीं बताया। उनकी खामोशी हजारों बच्चों की ढाल बन गई, और आखिरकार उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। नाजी रिकॉर्ड्स में तो इरीना को मृत घोषित कर दिया गया।
मिशन खत्म मान लिया गया। लेकिन असल में ज़ेगोटा ने एक गार्ड को रिश्वत देकर उन्हें फांसी पर ले जाने के रास्ते से ही बचा लिया था। वो जिंदा थी और कुछ ही समय बाद छिपकर अपना काम फिर से शुरू कर चुकी थी। साल था 1945। युद्ध खत्म हो चुका था। पूरी दुनिया एक खंडहर जैसी थी। लेकिन इस तबाही के बीच इरिना का पहला काम था उस सेब के पेड़ के पास लौटना, जहां उन्होंने इंसानियत की सबसे बड़ी अमानत को छिपा रखा था। उन्होंने मिट्टी खोदकर वो बोतलें निकाली और शुरू किया उन 2500 बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने का एक बहुत ही मुश्किल काम। दुख की बात ये थी कि ज्यादातर बच्चों के माँ बाप कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मारे जा चुके थे, लेकिन इरिना ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। अब यहाँ एक सवाल उठता है, इतनी बड़ी हीरो, इतनी बड़ी कहानी आखिर दशकों तक दुनिया से छिपी क्यों रही? शायद इसलिए क्योंकि जो असल हीरो होते हैं ना, वो खामोशी से अपना काम करते हैं, उन्हें शोहरत की परवाह नहीं होती। और फिर सालों बाद 1999 में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, एक कमाल की बात हुई। अमेरिका के कैंसस में 4 स्कूली लड़कियों ने एक हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए इरिना की कहानी खोजी। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा जार में जिंदगी। शुरू में उन्हें लगा कि इरिना की मौत हो चुकी है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो अभी भी वॉर्सा में जिंदा है, तो मानो पूरी दुनिया हैरान रह गई और इरिना की बहादुरी की कहानी आखिरकार सबके सामने आ गई। और जैसे ही ये कहानी सामने आई, दुनिया ने इस गुमनाम हीरो को पहचाना। साल 2007 में इरेना सैंडलर को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये उन लड़कियों की मेहनत का भी सम्मान था जिन्होंने इस भूली हुई विरासत को दोबारा जिंदा कर दिया था। लेकिन जब इरीना से इस सम्मान के बारे में पूछा गया, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ वही किया जो इंसानियत की मांग थी। उनकी ये एक बात हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हथियारों से नहीं, बल्कि इंसानियत से जीती जाती हैं।